चलिए दोस्तों, आज हम 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए सभी जीके एवं जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर बात ओवरऑल किया जाए तो आज का पेपर जो है, मैंने जितने बच्चों से बात किया, आज का पेपर ओवरऑल मॉडरेट बताया गया है। जिसमें जीके और जीएस की बात किया जाए तो जीके में जो अगर देखा जाए तो टोटल 25 क्वेश्चन में से जो है कि 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन जो है करने लायक दिए गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग दिया गया था। उसके बाद से अगर बात साइंस की किया जाए तो साइंस में जो है कि साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जो है कि उसमें भी ओवरऑल लगभग करने लायक दिए गए थे। लेकिन जो भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं लगातार। और बहुत सारे साइंस और जीके को क्वेश्चन को जो है कई बार रिपीट किया जा रहा है। तो अगर जो है कि आप अपना नंबर अगर गेन अच्छा करना चाहते हैं तो जो भी वीडियो एनालिसिस के डाले जा रहे हैं उसको ज़रूर देख के जाएँ, आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि गोवा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस जो होता है वह 19 दिसंबर को कब मनाया जाता है। 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट पूछा गया है सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वतमाला जो है भारत की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, लेकिन यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटमेंट बना के दे दिया गया था आपको, कोई 4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से एक स्टेटमेंट जो है गलत था। उसमें पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा है उसमें जो है कि एक कोई स्टेटमेंट आपको और उसमें छांटना था। तो जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जो है ये वेस्ट बंगाल से होकर जाती है। ये तीनों यानी कि इन 8 राज्यों से होकर जाती है। इसके अलावा कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया था, इन 8 में से कोई 3 और एक अलग ऑप्शन दिया गया था। जो स्टेटमेंट बनाकर दिया गया था उसको ऐड करना था, आपको छांटना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो गोदावरी नदी का उद्गम है इसके पहले भी तापी नदी का उद्गम पूछा जा चुका है। ठीक है। और इसके पहले कृष्णा नदी का भी उद्गम स्थान पूछा जा चुका है। तो आप लोग नदियों का उद्गम स्थान जो है कि आप लोग जरूर देख के जाएं। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये गोदावरी नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, 4 कोई स्टेटमेंट बना के दिया गया था, उसमें से एक आपको छांटना था। जैसे मान लीजिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात की जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांकों पर आधारित न होकर परमाणु भारों पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बात की जाए 2011 जनगणना के अनुसार तो हिंदी जो है सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। उसके बाद से बांग्ला सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। उसके बाद से मराठी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। तेलुगु चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा और तमिल जो है 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों, आपको बताना था इसमें कि जो है तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मराठी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 तक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपको बताना कि 2022 तक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा 11 जो है 2022 तक संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। अगर बात किया जाए अंतिम मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वें मौलिक कर्तव्य की, तो ये कब जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 में जो है कि 2021 में
2021 में किसके साथ इंफॉर्मेशन साझा किया? तो ये शायद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। कुछ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया हुआ था, तो इसको आप अगर आपको पता होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है। दोस्तों आपको बताना था कि जो कीट और कीड़ों को खाने वाले जो पौधे होते हैं जिनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पीचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था कि मानव में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या की कितने युग्मक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मानव पूछा गया था, न कि यहाँ पे मेल या फीमेल की बात नहीं किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम होते हैं जो कि युग्मक के रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन इंजेक्शन का ट्रायल जो है किस जानवर पर सबसे पहले किस जानवर पर किया था। आपको बताना है कि जो है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे वाली जो कंपनी है जिसके सीईओ जो है आधार पूनावाला हैं, उन्होंने जो है कोविड-19 वैक्सीन का जो इंजेक्शन का ट्रायल किया था सबसे पहले किस जानवर पर किया था। दोस्तों इसका आंसर मिल नहीं पाया है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार पिन करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा का प्रकृति कैसा होता है। आपको बताना था कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो वॉशिंग सोडा का जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O को कितने अणु होते हैं। तो बात किया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जल के मॉलिक्यूल्स बताने थे, तो जल के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, आधे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बात की जाए पोटेशियम, सीजियम, लिथियम और सोडियम को की, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिथियम का जो है परमाणु त्रिज्या होता है, उसके बाद से सोडियम का परमाणु त्रिज्या होता है, उसके बाद से पोटेशियम का और फिर सीजियम का परमाणु त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसमें सीजियम सबसे बड़ा होता है, उसका पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर लिथियम होता है। तो बढ़ते क्रम की बात किया गया है, तो बढ़ते क्रम में किसका होता है सबसे ज़्यादा, लिथियम, तो फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर सीजियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से पास करती है। आपको बताना था कि कोई भी किरण जो होती है अगर फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से पास करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं, अगर दर्पण से मान लीजिए यहाँ पे एक फोकस बना लिया जाता है जो कि इससे समान दूरी पर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता है। अगर कह रहा है कि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है, ठीक है। तो आपको बताना था कि ये जो है कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से पास करेगी, तो ये मुख्य फोकस के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर बात की जाए प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार और दोबारा मतलब है कि इसके पहले भी आ चुका है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। तो उसमें अगर बात क्वथनांक की किया जाए तो जिसमें कार्बन बॉन्ड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिनके मध्य कार्बन बॉन्ड सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है पेंटेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य ने शुरू किया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य ने शुरू किया। तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना जो है कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना शुरू किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीला हरा मटर का जब मेंडल ने संकरण कराया तो कौन सी पीढ़ी में किसका गुण ज़्यादा था। तो बात करें मेंडल के, देखिए दोस्तों मेंडल के एक्सपेरिमेंट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे आनुवंशिकता से, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पीला हरा मटर को जब मेंडल ने संकरण कराया तो कौन सी पीढ़ी में किसका गुण ज़्यादा था। तो इसका सही जवाब होता कि पीला मटर जो है, पीले मटर की उसमें बाहुलता पाई गई होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मटर मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट के बारे में कौन सा कथन सही था। तो दोस्तों मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट से कोई 4 कथन बनाकर दिए हुए थे, उन 4 में से एक को आपको छांटना था जो कि क्या था, सही था। ठीक है, तो जो अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऊतक ऊतक के रिपेयर के काम में आता है, यानी कि आपको बताना था कि बॉडी में कौन सा टिश्यू है जो खुद टिश्यू के रिपेयर के काम में आता है, यानी कि ऊतक के काम में आता है। इसका सही जवाब होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एरियोलर संयोजी जो ऊतक होता है वह स्वयं क्या करता है, ऊतक के रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किस में स्कैटरिंग होती है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्कैटरिंग होती है। तो बात की जाए सॉल्यूशन की, तो दोस्तों सॉल्यूशन जो होता है एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है या बेसिक जो सॉल्यूशन होता है इसमें स्कैटरिंग की घटना नहीं होती है, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें स्कैटरिंग की घटना होती है। तो इसका सही जवाब होगा कोलाइडिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो करंट कितना होगा। दोस्तों बताना है कि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 3 रेजिस्टेंस है तो 5 + 5 + 5, ठीक है, बराबर 15 ओम। तो ये हो गए 15 ओम टोटल रेजिस्टेंस का ये हो गया। और अगर इन्हें 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो करंट पूछा रहा है तो V बराबर होता है I/R। ठीक है, तो I बराबर होता है V/R। तो अगर 10 वोल्ट है तो 10/15, ठीक है, तो 10/15 तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 2/3 एम्पियर इसमें जो होगी धारा होगी। ठीक है, 2/3 एम्पियर इसमें क्या होगी, धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 0.6 एम्पियर धारा जो है 0.66 एम्पियर धारा इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्मेंटेशन में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो फर्मेंटेशन होता है किण्वन जो होता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीमेंट में किसका उपयोग किया जाता है। अभी तक सीमेंट के बारे में जो है उसमें पूछा जाता था कि किस किस पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया सीधे सीधे कि किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो जो सीमेंट होता है उसमें अमोनियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है और ये जो अमोनियम सल्फेट होता है वो सीमेंट को जमने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होगा अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के बजट में किस कंपनी के लिए भारत सरकार ने 1.6 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। दोस्तों जो BSNL कंपनी है, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, जो कि भारतीय कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली। तो इसको सर्वाइव करने के लिए, इसको पुनर्निर्माण करने के लिए जो है भारत सरकार ने 2022 के बजट में 1.6 लाख करोड़ का क्या किया है, फंड एलोकेट किया है ताकि ये BSNL जो है सर्वाइव कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक हैं या इसकी स्थापना जो है उन आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए गए हैं। 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में दिए गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालना था या इसका नेट प्रतिरोध निकालना था। अगर बात समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के आप लोग जानते हैं कि 1/R नेट होता है। ठीक है, बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2। अब यहाँ पे जो भी आपका रेजिस्टेंस दिया होगा 2 ओम 3 ओम जो भी दिया होगा उसको इस पर रख देंगे और तो R नेट का वैल्यू निकल कर चला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज में पंचायतों का गठन कितने वर्ष के लिए होता है। तो पंचायती राज में जो पंचायतों का गठन होता है वो 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, अगर पंचायती राज में टोटल अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और ये जो है किस सूची के विषय अगर बात किया जाए तो ये एक राज्य सूची का सब्जेक्ट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई। तो दोस्तों ये पुराना करंट अफेयर का सवाल है, ये स्टैटिक भी कह सकते हैं इसको। तो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो कॉमनवेल्थ 2022 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था। किस खेल में, तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था। ठीक है, भार वर्ग की बात किया जाए तो इनका जो भार वर्ग है वो 65 से 70 के बीच माना जाता है, 65 से 70 केजी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा दोस्तों आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रतिदिन का एनालिसिस वीडियो ज़रूर देख के जाएं, जो कि आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर 4 नंबर ज़रूर फ़ायदा करने में सहायता करेगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।